नमस्ते। आज ना भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने हमारे देश की संस्कृति, धर्म और समाज सबकी नींव रखी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की। तो हुआ यूं कि जब सिंधु घाटी की महान सभ्यता अपने आखिरी दिन गिन रही थी, ठीक उसी समय भारत में एक बिल्कुल नई सभ्यता ने जन्म लिया। इसे हम कहते हैं आर्य या वैदिक सभ्यता। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। सोचिए, एक शहरी सभ्यता के खंडरों पर एक नई, पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति खड़ी हो रही थी। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नया युग आखिर था कब और कहाँ तक फैला हुआ था। देखिए, इस पूरे वैदिक काल को हम मोटे तौर पर 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच रखते हैं, पर इसे समझना है तो दो हिस्सों में बांटना होगा। पहला ऋग वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और हाँ, ये सिर्फ नाम के लिए दो हिस्से नहीं हैं, ये असल में दो अलग-अलग समाजों की कहानी है, और इस पूरी कहानी का सोर्स वो है हमारे वेद। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सभ्यता को बनाया किसने? जवाब है आर्यों ने। पर ये आर्य थे कौन? और सबसे बड़ा सवाल, ये आए कहाँ से थे? इस पर देखिए, इतिहासकारों में एक राय नहीं है। तो जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो ये है कि आर्य मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से आए थे, और भारत में उन्होंने सबसे पहले उस इलाके में कदम रखा जिसे हम आज पंजाब और अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने कहा, इनकी उत्पत्ति को लेकर कई थ्योरीज हैं। एक तरफ मैक्स मूलर जैसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए, और ये थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो वहीं हमारे अपने विद्वान जैसे दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि ये तिब्बत से आए थे, और बाल गंगाधर तिलक का तो मानना था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। और एक मजेदार बात, आर्य शब्द का संस्कृत में मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इनकी भाषा थी संस्कृत, और इनकी सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण थी, शहरी बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर ये पूरी सभ्यता टिकी हुई थी, इसके ज्ञान के आधार की, यानी कि वेदों की। ये ग्रंथ ही तो इस सभ्यता के असली स्तंभ थे। तो देखिए, वेद मुख्य रूप से चार हैं। सबसे पहला और सबसे पुराना ऋग्वेद। इसमें देवताओं को खुश करने के लिए भजन और प्रार्थनाएं हैं। फिर आता है यजुर्वेद, जो एक तरह से यज्ञ करने की रूल बुक है, मतलब इसमें सारे नियम और कानून दिए गए हैं। तीसरा है सामवेद। इसे तो भारतीय संगीत का ओरिजिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो मंत्र हैं जिन्हें गाया जाता था। और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें आपको दवा दारू, जादू टोना और रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों के हल मिलेंगे। और ऋग्वेद कितना गहरा और महत्वपूर्ण है, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। जी, ये मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना महान ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ये बात इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व को दिखाती है। अब आते हैं सभ्यता के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, वो जबरदस्त बदलाव जो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में हुए। ये बहुत जरूरी है समझना। सबसे पहले तो धर्म में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ऋग्वैदिक काल में सबसे पॉपुलर देवता थे इंद्र, जिन्हें युद्ध और बारिश का देवता माना जाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, इंद्र की जगह ले ली प्रजापति ने, यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने। अब ये सिर्फ देवताओं की अदला बदली नहीं थी, ये असल में समाज की सोच में आए बदलाव का प्रतीक था। समाज अब लड़ाई झगड़े वाले कबीलों से एक शांत, खेतीबाजी पर टिके समाज की तरफ बढ़ रहा था। और शायद जो सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक असर डालने वाला बदलाव था, वो आया वर्ण व्यवस्था में। देखिए, ऋग्वैदिक काल में ये सिस्टम काम पर आधारित था, मतलब जो जैसा काम करता उसका वैसा वर्ण। समाज में ऊपर नीचे जाने की गुंजाइश थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सब बदल गया। अब वर्ण काम से नहीं, जन्म से तय होने लगा, और इसी एक बदलाव ने समाज को बहुत कठोर बना दिया। इसी दौरान गोत्र व्यवस्था भी शुरू हुई, जिससे ये सामाजिक ढांचा और भी पक्का हो गया। ये बदलाव हमें इकोनॉमी में भी साफ साफ दिखाई देता है। जहां ऋग्वैदिक आर्यों का मेन काम था पशु पालना, वहीं उत्तर वैदिक काल में खेतीबाड़ी सब कुछ बन गई। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था लोहे की खोज, जिसे उस समय श्याम अयस कहते थे। लोहे के हल और औजारों ने खेती को एकदम आसान बना दिया। और जब लोग एक जगह टिक कर खेती करने लगे, तो समाज की पहचान भी बदल गई। अब वो कबीलों यानी जन में नहीं, बल्कि एक तय इलाके यानी जनपद में रहने लगे। लेकिन कहानी सिर्फ वेदों पर खत्म नहीं होती। वैदिक ज्ञान का ये दरिया वेदों से भी आगे बहा
और इसने फिलॉसफी और ज्ञान की एक बहुत बड़ी विरासत को जन्म दिया। तो वेदों के अलावा हमारे पास 108 उपनिषद हैं जो गहरी फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, 18 पुराण हैं जो कहानियों और किस्सों से भरे हैं, और 6 वेदांग हैं जो वेदों को ठीक से समझने के लिए गाइड की तरह हैं। मतलब ये ज्ञान का एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है। ये जो शब्द है ना, उपनिषद, इसका मतलब ही होता है गुरु के पास बैठना। ये दिखाता है कि ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से ही मिलता था। और इन ग्रंथों का असर आज भी कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि भारत का जो नेशनल मोटो है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है, वो मुंडुक उपनिषद से ही लिया गया है। इन्हीं वैदिक विचारों से भारत के 6 महान दर्शनों का जन्म हुआ, जिन्हें हम षड दर्शन कहते हैं। इसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आते हैं। ये सभी दर्शन जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सच क्या है, तर्क क्या है, जीवन का मकसद क्या है, और ये आज भी हमारी सोच की बुनियाद है। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट कुछ सवालों से रिवाइज करते हैं। तैयार? पहला सवाल, भारतीय परमाणुवाद यानी इंडियन एटॉमिज्म का फादर किसे माना जाता है? सही जवाब है महर्षि कणाद। ये वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। ठीक है, अगला सवाल, गोत्र सिस्टम ये किस दौर में ज्यादा चलन में आया? बिल्कुल सही। जैसा कि हमने बात की थी, ये उत्तर वैदिक काल में हुआ, जब समाज एक जगह बसने लगा था। और ये रहा आखिरी सवाल, पुरंदर, जिसका मतलब है किलों को तोड़ने वाला, ये नाम किस देवता का था? जी हाँ, ये थे इंद्र, ऋग्वैदिक काल के सबसे ताकतवर और सबसे पसंदीदा देवता। तो चलिए, आज की बात को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं कि वैदिक काल में समाज का काम धंधे से हटकर जन्म पर आधारित हो जाना, इसने आखिर कैसे आने वाली हजारों सालों के लिए भारतीय समाज की नींव रख दी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।